हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस ऑन सैलरी के बारे में। सैलरी के ऊपर टीडीएस किस तरीके से निकाला जाता है, किस रेट से टीडीएस चार्ज किया जाता है सैलरी के ऊपर, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। सो गाइस, स्क्रीन पे आ चुके हैं। कैलकुलेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक्सेल कैलकुलेटर आपको मैं देने वाला हूं, बिल्कुल ही फ्री में, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। बट पूरी वीडियो को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सैलरी के ऊपर जो टीडीएस निकलता है ना, दैट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन उसकी होती है। सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग निकाला जाता है और अदर प्रोविजन की तरह इतना ईजी नहीं होता सैलरी के ऊपर टीडीएस निकालना, और एक स्पेसिफिक रेट भी नहीं होता। अगर आप लॉ को भी पढ़ेंगे, वहां पे कोई स्पेसिफिक रेट नहीं दिया हुआ है, वहां पे आपको एवरेज रेट निकालना होता है। तो वो कैसे निकाला जाता है, सारी चीजें समझेंगे। पहले एक बार वर्क फ्लो समझ लेते हैं कि टीडीएस ऑन सैलरी पे मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है क्यों। सर 194C का टीडीएस मतलब 1 मिनट लगता है काटने में किसी वेंडर का, और उसकी पेमेंट कर दो चालान से। कितना सिंपल प्रोसेस है, 26 की रिटर्न फाइल कर दो। सैलरी के ऊपर टीडीएस निकालना इतना मुश्किल क्यों है सर? क्योंकि यहां पर आपको हर एम्प्लॉय का एक एवरेज रेट निकालना पड़ता है। पूरा एक वर्क फ्लो होता है इसका, उसको समझते हैं। देखिए, टीडीएस ऑन सैलरी, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए होती है। सबसे पहले यू नीड सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉय का टीडीएस काटोगे तो एम्प्लॉय की कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है? एम्प्लॉय का डेटा ध्यान से देख लीजिए। आपको नेम, एज, डिटेल्स, बाकी सारी डिटेल्स में आपको एक एक्सेल शीट, सैलरी शीट अभी दिखाऊंगा, उसमें देख लीजिएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने एम्प्लॉय की चाहिए होती है। उसकी लोकेशन चाहिए होती है, मेट्रो सिटी है, नॉन मेट्रो सिटी है, स्टेट कौन सा है उसका। उसके बाद टैक्स रिजीम। सर, इनकम टैक्स के अंदर 2 टैक्स रिजीम्स होती हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम, एक न्यू टैक्स रिजीम। ये सारी चीजें मैं आपको आगे वाले सेशन में कंटिन्यू करूंगा, तब डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हमको क्यों कंसीडर करना है? एक एम्प्लॉय को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को भी कंसीडर करना होता है जब आप अपने एम्प्लॉय का टीडीएस काट रहे हैं तब। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन होम लोन। सर, बहुत सारे एम्प्लॉयज के केस में होम लोन आता है एंड उसका जो डिडक्शन है 80C में भी मिलती है, उसकी डिडक्शन सेक्शन 24 के अंदर भी दी जाती है। वो सारी चीजें एक एम्प्लॉयर को भी कंसिडर करनी पड़ती हैं जब आप टीडीएस ऑन सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं उस टाइम पे। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट प्रूफ। सर, इन्वेस्टमेंट प्रूफ मंगा लीजिए। इन्वेस्टमेंट प्रूफ चाहिए होते हैं। जो भी डिडक्शन एक एम्प्लॉय, देखिए सैलरी के ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी किसकी है? एम्प्लॉयर की है। अगर मैंने गलत टीडीएस काटा तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? मुझको। अगर मैं एम्प्लॉयर हूं तो गवर्नमेंट मुझको नोटिस भेजेगी कि आपने गलत टीडीएस काटा है, क्योंकि उसके ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी मेरी है। अगर कोई गलत डिडक्शन एम्प्लॉय क्लेम करता है तो वहां पर एक एम्प्लॉयर भी लायबल ठहराया जा सकता है कि उसने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई क्यों नहीं किया। एक एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई क्यों नहीं किया? एक एम्प्लॉय ने बोला उसने एलआईसी कराई, उसने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसके प्रूफ को वेरीफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है। तो इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट के सारे प्रूफ चाहिए होते हैं कोई भी डिडक्शन एम्प्लॉय को देने से पहले। उसके बाद में एक्चुअल रेंट रिसीट चाहिए होती है। एचआरए की डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको रेंट रिसीट जो होती हैं वो वेरीफाई करनी होती हैं। उसके बाद में लैंडलॉर्ड का पैन भी चाहिए होता है इन सर्टेन सिचुएशन। फॉर इंस्टेंट, अगर 1 लाख से ज्यादा का रेंट पे करता है आपका एम्प्लॉय तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन भी चाहिए होता है, आपके एम्प्लॉय का लैंडलॉर्ड जो है उसका। ये सारी इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय का डेटा चाहिए होता है सबसे पहले तो हमको बिफोर डिडक्टिंग द टीडीएस। उसके बाद हमको निकालना होता है एस्टिमेटेड एनुअल इनकम। सर, एनुअल इनकम तो हमको समझ में आ गई। व्हाट इज दिस एस्टिमेटेड एंड व्हाई इज दिस एस्टिमेटेड? सो एस्टिमेटेड का यूज हमको इसलिए करना होता है क्योंकि इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो ईयरली बेसिस पर होती है, मंथली बेसिस पे नहीं होती है। बट इंडिया के अंदर जो सैलरी पेमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो मंथली मंथली बेसिस पर ही होता है बेसिकली। काफी जगह पे, वैसे बहुत कम जगह पर डेली वेजेस होता है। जो बेसिकली डेली वेजेस वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो लेबर वगैरह जो होते हैं वहां पर डेली वेजेस होता है। पर जनरली एम्प्लॉइज के अंदर जो है वो मंथली वेजेस का ही कंसेप्ट हमारा इंडिया के अंदर चलता है। लेकिन इनकम टैक्स अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स एक एनुअल, पूरे ईयर में आपका टैक्स निकाला जाता है, पूरे ईयर में आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। तो इसीलिए हमको एनुअल इनकम चाहिए होती है। बट यहां पर एक छोटा सा इशू आ जाता है एनुअल इनकम निकालते टाइम, बिकॉज फॉर एग्जांपल अभी हम जनवरी 2023 के अंदर हैं। अगर हमको फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 की पूरी इनकम कैलकुलेट करनी है, दिसंबर या जनवरी तक की इनकम तो हमारे पास है कि एम्प्लॉय की जनवरी तक का तो एक्चुअल बेसिस पर हम उसकी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट फेब एंड मार्च के लिए हमको एस्टिमेट लेना पड़ता है। इसीलिए हम बेसिस ऑन हिज सैलरी स्ट्रक्चर हम 2 महीने का एस्टिमेट लेकर के निकालते हैं, एस्टिमेटेड एनुअल इनकम। इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा जब मैं आपको एक्सेल के ऊपर इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे होती है। वहां पर हम एस्टिमेटेड एनुअल इनकम को और डिटेल में समझेंगे।
तो ये आपको एम्प्लॉय की एस्टिमेटेड एनुअल इनकम निकालनी पड़ती है। मूविंग फर्दर, थर्ड स्टेप जो हमारा आता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। नाउ अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द टीडीएस रेट अंडर सेक्शन नंबर 194C, तो आपके पास जवाब होगा कि सर 1% या 2%। अगर मैं आपसे पूछूं 194J, तो आपके पास जवाब होगा, बताइए 194J के अंदर टीडीएस का रेट क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा, मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए 194J। पहली चीज तो किस चीज के लिए होता है 194J, क्या रेट ऑफ टीडीएस होता है सेक्शन 194J के अंदर, आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो एक स्पेसिफिक रेट होता है, इतना मैं बता देता हूं कि एक रेट होता है, वो एक रेट क्या है वो आपको मुझको बताना है। लेकिन जब आप सेक्शन 192 की बात करते हैं, जो आज हम समझ रहे हैं, टीडीएस ऑन सैलरी की जब आप बात करते हैं, तो वहां पर लॉ के अंदर कोई स्पेसिफिक रेट नहीं होता, वहां पर आपको निकालना होता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स हर इंप्लॉई का अलग अलग निकालना होता है, इसीलिए कैलकुलेशन इसकी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एंड मैं वैसे काफ़ी सारे लोग इसके लिए पेड सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, बट आज के सेशन में मैं आपको बिल्कुल ही फ्री यूटिलिटी देने वाला हूं, फ्रीली यूज़ कर सकते हो आप, और मतलब डाउनलोड करो यूज करो, लेकिन पूरी वीडियो एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो गलती ना हो इसलिए वीडियो एक बार पूरी देख लीजिएगा। सो डिफरेंट होता है फॉर एवरी इंप्लॉय, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है एंड यूज ऑफ टीडीएस। बेसिकली आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है ना, मेनली इसी टॉपिक पे पूरा सेशन रहेगा, कैसे आपको ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना होता है, तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में चालान की पेमेंट कैसे करनी होती है, ये भी मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगा। आपको चालान कैसे प्रिपेयर करना होता है इसके लिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। टिन की वेबसाइट से आप कर सकते हो या ई पोर्टल, दो ऑप्शंस होते हैं, दोनों ऑप्शन में आपको आज समझाऊंगा। उसके बाद में टीडीएस की रिटर्न, ये हमारा आज का पॉइंट नहीं है, इसको मैं किसी अपकमिंग वीडियो में कवर करूंगा। और अगर आपने हमारा कोर्स लिया हुआ है, प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस, तो वहां पर डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आपको इसका फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 24Q। तो फॉर्म नंबर 24Q किस तरीके से फाइल किया जाता है, इसके अंदर आपका डायरेक्टर डिटेल जाती है, डायरेक्टर की डिटेल जाती है, सैलरी की डिटेल जाती है, एनेक्सर 2 जाता है, क्वार्टर 4 के अंदर ओनली फॉर्म नंबर 24Q आपको फाइल करना होता है, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा ये वाला। तो ये आज का, वैसे हमारे आज का सेशन का पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट सेशन में कोर्स के अंदर डिस्कस होगा फॉर्म नंबर 24Q किस तरीके से फाइल होता है। उसके बाद वंस जब आप एक टीडीएस की रिटर्न एक बार फाइल कर देते हैं, फॉर्म 24 की फाइल कर देते हैं पूरे साल का, उसके बाद में आपको फॉर्म 16 इशू करना होता है। फॉर्म 16 15 जुलाई से पहले इशू करना होता है। सो फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 15 जून से, सॉरी जुलाई नहीं, 15 जून 2023 से पहले आपको जो है इशू करना है फॉर्म नंबर 16 टू ऑल ऑफ योर एम्प्लॉइज। परफेक्ट। उसके बाद में कुछ सर्टेन पॉइंट्स और है, बट ये हर सिचुएशन में मैंडेटरी नहीं होते, जैसे कि रिवाइज टीडीएस रिटर्न और चालान करेक्शन। हो सकता है आपने चालान में गलती कर दी हो, चालान करेक्शन या रिवाइज टीडीएस रिटर्न आपने कुछ डिटेल्स गलत डाली हो, तो इन चीज़ों के रिवीजन की भी जरूरत पड़ सकती है, बट ये हर सिचुएशन में नहीं करना होता है। जो हमारा पॉइंट नंबर 6 होता है फॉर्म 16, ये आपको सारे इंप्लॉइज को जरूर इशू करना होता है। सो दिस इज द वर्क फ्लो, और ये वर्क फ्लो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और जो एक्सेल शीट में आज शेयर करने वाला हूं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, बट उसको डाउनलोड करने से पहले वीडियो एक बार पूरी कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। चलिए सर, ये पूरा वर्क फ्लो है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमारा पूरा वर्क फ्लो काम करता है टीडीएस ऑन सैलरी वाले केस के अंदर। चलिए अब सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड समझते हैं पूरे प्रोसेस को एक्सेल के अंदर, और उस कैलकुलेटर को समझते हैं कैसे आपको उसमें कैलकुलेशन करनी है, किस तरीके से डेटा फीड करेंगे आप, और कैसे सैलरी के ऊपर टीडीएस को कैलकुलेट करेंगे। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। So guys, we are on the screen now, and by the way, this is the circular which is recently issued by the CBDT, और इसके अंदर अभी 7 दिसंबर 2022 को इशू किया गया। जितने भी प्रोविजंस होते हैं उनका कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा एज अ एम्प्लॉयर, एज अ डिडक्टर। इट वुड बी अ बेनिफिशियल डॉक्यूमेंट, आप इसको एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। आपके अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो जरूर रिजॉल्व हो जाएगी यहाँ से। यहाँ पे आपको एनेक्शर्स भी सारे मिल जाएंगे, एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, और जो प्रोविजंस होते हैं इंपॉर्टेंट वो भी आपको सारे मिल जाएंगे। ये सर्कुलर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। नाउ लेट्स मूव टू द सैलरी शीट। सैलरी शीट में आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दिस इज अवर सैलरी शीट। तो अभी हम जो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं दैट इज फॉर दिस जनवरी मंथ के लिए हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। देखिए, वन थिंग आई वुड डेफिनेटली क्लियर इट आउट कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से काम होता है। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल मंथ से ही टीडीएस डिडक्ट करना स्टार्ट कर देती है, वहीं पर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है लास्ट के 3 मंथ में ओनली टीडीएस डिडक्ट करती हो सकता है तीसरी ऑर्गेनाइजेशन ओनली 6 मंथ में टीडीएस डिडक्ट करती है और 6 मंथ में वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करती है। तो इंडिया के अंदर इट मे वेरी अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि वो कब कब डिडक्ट करती हैं टीडीएस, बट एज पर लॉ अगर आप देखेंगे तो अगर टीडीएस बनता है एम्प्लॉय का तो आपको वो डे
April 1 से ही डिडक्ट करना चाहिए। दैट इज अप्रैल मंथ की जब आप सैलरी दे रहे हो, अप्रैल मंथ में जो आप सैलरी दे रहे हो उसमें आपको TDS डिडक्ट करना है, और एज ऑन सो ऑन। बट ऐसा फॉलो नहीं होता प्रैक्टिकली, मैंने भी काफ़ी बार ऑब्जर्व किया। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 3 मंथ के अंदर ही TDS डिडक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, या जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं, उसी में TDS की डिडक्शन की जाती है, जिससे एम्प्लॉय के ऊपर भी काफ़ी बार लोड पड़ता है। या फिर काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा भी होता है कि इतना बड़े एम्प्लॉयज़ नहीं होते, मतलब जिनकी सैलरी 5 लाख से ज़्यादा हो, ऐसे काफ़ी कम एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो मंथ ऑन मंथ ये कंप्लाइंस करें, उनके लिए थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता, इसीलिए वो लास्ट के 1, 2 या 3 महीने में जो है TDS की डिडक्शन करते हैं। नाउ इन आवर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक की सैलरी हमारी प्रिपेयर हो चुकी है, पे हो चुका है, और दिसंबर तक की सैलरी आप देखोगे तो किसी भी मंथ में वी हैव नॉट डिडक्टेड एनी TDS फॉर एनी ऑफ आवर एम्प्लॉइज। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें ना इफेक्ट करेंगी। अब हम सीधा जनवरी, फैब और मार्च, इस 3 मंथ की जब सैलरी पे होगी 31st ऑफ द मंथ को, जब वो 31 और 30 जो भी लास्ट डेट है मंथ की, जब वो सैलरी पे होगी उसमें से TDS डिडक्ट होगा। नाउ एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम जनवरी में TDS काटेंगे तो वो जो TDS होगा, वो TDS पूरे ईयर का हमको एक रेट निकालना पड़ेगा, और वो रेट जो निकल के आएगा वो इस बेसिस पर आएगा कि अभी तक आपने कितने महीने का TDS डिडक्ट किया है। अभी तक हमने दिसंबर तक कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया। वहीं पर एक ऑर्गेनाइजेशन Y है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर मंथ TDS डिडक्ट कर रही है, हो सकता है उसका TDS का रेट डिफरेंट आए। हमको जो मेनली निकालना होता है यहां पर इस कैलकुलेशन के अंदर, वो हम निकालते हैं TDS का रेट। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, TDS का रेट वेरी कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, और एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय तो वो वेरी करता ही है, क्योंकि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो जितनी सैलरी होगी एम्प्लॉय की उसके अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा। प्लस अब जो TDS कटेगा वो 3 मंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना भी TDS है, लेट सपोज 100 रुपीज का TDS है, तो वो 3 मंथ में अब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैन, फेब एंड मार्च के अंदर। तो आप जो प्रपोर्शन निकालेंगे पूरी सैलरी का, तो वो प्रपोर्शनेट कुछ अलग होगा। वहीं पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे साल TDS डिडक्ट कर रही है, यानी अप्रैल से TDS डिडक्ट करते हुए आ रही है, तो उसका जो प्रपोर्शन निकलेगा वो डिफरेंट निकलेगा, वो अलग प्रपोर्शन में TDS डिडक्ट होगा। तो आपका जो रेट निकलेगा वो इस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग निकलेगा, जो कैलकुलेटर हम आज यूज करने वाले हैं। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरीके से आप TDS डिडक्ट करते हो, बस जो मेथड मैं बता रहा हूं वो मेथड आपको फॉलो करना है, एंड आप इस कैलकुलेटर की हेल्प से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं क्या रेट आएगा TDS का। सो दैट इज अवर मेन पॉइंट, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना। यही चीज बोलता है सेक्शन नंबर 192, जिसके अंदर आप TDS डिडक्ट करते हैं। लेट मी शो यू सेक्शन 192, जो मैं आपको बता रहा था कि ये सर्कुलर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट सर्कुलर, आपकी हेल्प करेगा। यहां पर आप देखेंगे, देखिए, रीड इट केयरफुली, वेरी केयरफुली। देखिए, मैं खाली आपको कैलकुलेशन करना नहीं सिखाऊंगा, इसके पीछे पूरा एक लॉ काम करता है, एक प्रोविजन है इनकम टैक्स का। सेक्शन 192 है, एज ए एम्प्लॉयर यू मस्ट नो ऑल दोज थिंग्स एज वेल। ठीक है, एज पर सेक्शन 192 1 ऑफ द एक्ट, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी शेल एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सैलरी के ऊपर जो TDS डिडक्ट किया जाता है वो पेमेंट के टाइम पे डिडक्ट किया जाता है, नॉट जब आप ड्यू कर रहे हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, पेमेंट के टाइम पे आपको सैलरी का TDS डिडक्ट करना होता है। डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन द अमाउंट पेबल at the average rate of income tax computed on the basis of rate in force for the financial year in which the payment is made. So अब जो TDS कट रहा है ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का कट रहा है? लेट मी क्विकली क्लैरिफाई यू कि हम जो TDS डिडक्ट कर रहे हैं दैट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23। सो यू नीड टू चेक आउट फाइनेंस एक्ट 2022, उसके अकॉर्डिंग हमने, वैसे मैंने कैलकुलेटर में उसके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशंस की हुई हैं, सारे फॉर्मूलाज उसके अकॉर्डिंग पुट किए हुए हैं, बट हम जो काम कर रहे हैं दैट इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23। सो इस ईयर का जो एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स होगा, एंड दैट इज द क्वेश्चन मेरे से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था व्हेन आई वाज इन माय आर्टिकलशिप कि सैलरी के ऊपर TDS का रेट क्या होता है। आई वाज जस्ट ब्लाइंडली से 10% और ऐसा नहीं है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो कि इन फोर्स के अंदर होता है वो एवरेज। अब ये एवरेज रेट निकालना इज नॉट अ कप ऑफ टी। हमारे आज का पूरा सेशन इसी पर डाइवर्ट होने वाला है कि कैसे आप वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे, और वो भी हर इंप्लॉय के लिए अलग अलग आएगा, क्योंकि हर इंप्लॉय की अलग सैलरी है, हर इंप्लॉय अलग स्लैब रेट में फॉल करेगा, तो हर इंप्लॉय का जो रेट है वो डिफरेंट आएगा। सो हमारे केस में लेट्स सपोज, अगर मैं अपना ही एग्जांपल जो हम आज समझने वाले हैं, हमारे एग्जांपल के अंदर वी हैव अप्रॉक्स 1000 एम्प्लॉइज।
सो 1000 इंप्लॉइज के केस में सबका अलग अलग रेट आएगा। तो उसके लिए हमको अब यहाँ पर हो सकता है काफ़ी सारे लोग डिफरेंट तरीके के पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बट एक्सेल इतना पावरफुल टूल है ना, हम तो बहुत सालों से इसका यूज़ कर रहे हैं। बहुत ईजिली आप एक बार तो देखो, स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, बट एक बार आप समझ गए पूरी चीज़ को, बहुत ईजिली आप एक्सेल के ऊपर ये काम कर पाओगे। प्रोवाइडेड डेट जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, शीट के अंदर कैसे डेटा पुट करना है, कैसे सारी चीज़ें आपको कंप्यूट करनी है, वो आप एक बार ईजिली समझ लीजिए। चलिए सर, तो फर्स्टली मूव करते हैं, आपको मैं एक बार सैलरी शीट समझा देता हूं। सो दिस इज अवर सैलरी शीट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो द पॉइंट जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि दिसंबर मंथ तक अभी तक जीरो, हमने कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। इस एम्प्लॉय का दिसंबर मंथ की सैलरी अब देखो 85,700, तो 5 लाख को पूरे ईयर की सैलरी की 5 लाख को इजीली क्रॉस हो रही है, बट हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। तो अब टीडीएस वो उसका जो है वो डिडक्ट होगा, जो भी इसका टोटल टीडीएस बनेगा वो 3 मंथ में डिवाइड होगा, जनवरी, फेब और मार्च। इन 3 मंथ में जैन, फेब और मार्च की तो भी सैलरी बनी नहीं है, वो बनेगी। अभी हम जो है जैन मंथ में बैठे हुए हैं, आई एम टेलिंग यू कि हम कब बैठे हुए हैं, जैन में बैठे हुए हैं। दिसंबर मंथ का हमारा सॉर्टेड हो चुका है, दिसंबर मंथ का जैन की सैलरी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब दिसंबर की सैलरी हो चुकी है, दिसंबर की 31 दिसंबर को हमने सैलरी पे कर दी। जनवरी मंथ की अब हम सैलरी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी 31 जैन है, 31 जैन 2023 को हम ये सैलरी डिसबर्स करने वाले हैं, बट इसमें हम टीडीएस की डिडक्शन भी करेंगे। तो इसके लिए हम ये सारी कंपटीशन और कैलकुलेशन आज की डेट में करने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको पूरे ईयर की सैलरी चाहिए। पूरे ईयर की सैलरी अब दिसंबर, अभी हम बैठे हुए हैं जनवरी में, जैन 2022 में बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। सो देयर आर स्टिल 2 महीने अभी हमारे बचे हुए हैं, फैब एंड मार्च। तो सर फैब एंड मार्च हमारे पास अगर एक्चुअल डेटा नहीं है, सो वी विल पुट अ टर्म, हम उसको बोलेंगे एस्टिमेटेड एनुअल सैलरी। एस्टिमेटेड एनुअल सैलरी में आप जाएंगे, यहां पे हमने क्या किया, सारा डेटा सेम है, दिसंबर मंथ तक का बेसिक हमने डाल दिया, जनवरी मंथ का बेसिक भी डाल दिया, वो भी हमारे पास है, फैब एंड मार्च का एस्टिमेट डाल दिया। इसीलिए इस पूरी फिगर को हमने यहां पे नीचे आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज एस्टिमेटेड एनुअल सैलरी, नॉट एक्चुअल एनुअल सैलरी। जब हम मार्च मंथ की टीडीएस कैलकुलेशन करेंगे, जैसे हम अभी हम जनवरी मंथ में कर रहे हैं, सेम प्रोसेस हम मार्च मंथ में भी दोबारा अप्लाई करेंगे। रीजन बीइंग, हो सकता है मार्च मंथ में कोई इंप्लॉय छोड़ के चला गया हो सकता है किसी इंप्लॉय की सैलरी कम ज्यादा हो गई हो सकता है किसी इंप्लॉय ने लीव ले लियो, वट एवर वुड बी द रीजन, मार्च में हमको दोबारा से कैलकुलेशन यहां पे करनी पड़ेगी और दोबारा से टीडीएस हमारा हो सकता है इंपैक्ट हो जाए उसकी वजह से। तो एस्टिमेटेड एनुअल सैलरी हमारी यहां पर निकल के आएगी। सो ये जो बेसिक्स आ रहा है, बेसिक दिसंबर जनवरी तक तो एक्चुअल है, बट फैब एंड मार्च का यहां पर एस्टिमेट बेसिस पर है। सिमिलरली डीए भी हमारा इसी तरीके से है, डीए जनवरी तक एक्चुअल होगा, फैब एंड मार्च का एस्टिमेट बेसिस पर होगा। तो ये हमारे पूरे ईयर की एस्टिमेटेड एनुअल सैलरी हमारे पास आ जाती है और ये हमको चाहिए होती है टीडीएस कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, परफेक्ट। सो थोड़ा जूम इन करता हूं मैं आपको, एस्टिमेटेड एनुअल सैलरी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे बेसिक आपका आ गया, डीए आ गया, एचआरए आ गया, स्पेशल अलाउंस आ गया, देयर माइट बी सम अदर परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस इन योर केस एज वेल, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके केस में और कोई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हेल्थ केयर अलाउंस और कोई और अलाउंस, कोई और परक्विजिट, कमीशन, वेरिएबल्स हो सकते हैं, दैट माइट बी अ पार्ट ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर। तो वो आपको देखना पड़ेगा, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये शीट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। और उसके बाद टोटल अर्न आपका आ जाता है। तो टोटल अर्न के अंदर जितने भी आपका बेसिक, डीए, परक्विजिट्स, अलाउंसेस सारा कैलकुलेट होकर आपका टोटल अर्न आ जाता है। उसमें से फिर पीएफ होता है। सो दिस इज द एक्चुअल एग्जांपल विच आई एम शोइंग, ये कोई डमी डेटा नहीं है। पीएफ इंप्लॉय का पार्ट होता है, उसके बाद ईएसआई इंप्लॉय का पार्ट होता है। तो ये दोनों पोर्शन जो ये इंप्लॉय के पोर्शन होते हैं, ये सैलरी में से डिडक्ट किए जाते हैं। सो वट एवर वुड बी द टोटल अर्न, उसमें से पीएफ माइनस किया जाएगा एंड ईएसआई माइनस किया जाएगा, एंड माइनस करने के बाद में आपका यहां पर टोटल पे निकल के आता है। उसके बाद टीडीएस का रेट लगता है, ये हमको नहीं पता, ये हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। उसके बाद टीडीएस आ जाएगा अमाउंट, उसके बाद नेट पे आपका आ जाएगा, नेट पे कितना आता है। उसके बाद में आ जाएगी कंपनी का पार्ट जो होता है पीएफ का, पीएफ कंपनी और पीएफ एक्सपेंस, ये भी कंपनी का एक्सपेंस होता है, पीएफ का खर्चा होता है एक। और उसके बाद ईएसआई जो कंपनी का होता है वो। इसके अलावा काफी बार पीटी का खर्चा भी होता है जो कंपनी को करना होता है, तो वो है, वो भी सीटीसी का पार्ट बनता है। वो यहाँ पे सैलरी डिटेल में नहीं आता, सीटीसी के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप डाल करके और इसको ऐड करेंगे तो ये सीटीसी आ जाएगा। उसके बाद में कुछ इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है असेसी से, यानी टैक्स पेयर से, अपने एम्प्लॉय से कुछ इंफॉर्मेशन और चाहिए होती है इनकम टैक्स पर्पस के लिए। सबसे पहले यू नीड टू हैव द पैन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चाहिए आपको, लोकेशन चाहिए आपको,
लोकेशन के बाद में लैंडलॉर्ड का पैन, लैंडलॉर्ड का पैन देखिए मैंडेटरी नहीं होता जब एचआरए आप दे रहे हैं और आपका जो एम्प्लॉय है वो एचआरए क्लेम कर रहा है और 1 लाख से ज़्यादा का रेंट उसने पे किया, खाली 1 लाख से ज़्यादा वाली सिचुएशन में आपको लैंडलॉर्ड का पैन चाहिए होता है, अदरवाइज लैंडलॉर्ड के पैन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। उसके बाद इनकम फ्रॉम लेट आउट से अगर कोई इनकम आती है, वो म्यूनिसिपल टैक्स पे किया, इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पेड ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट पेड ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन भी हमको ही करनी होती है एज ए एम्प्लॉयर, वो भी यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद अदर सोर्सेज की कोई इनकम अगर एम्प्लॉय डिस्क्लोज करना चाहता है तो वो भी हमको कंसिडर करनी पड़ेगी इनकम टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पे। उसके बाद सेक्शन 80C, 80D, 80G, 80GG, 80TTA और इसके बाद एनी अदर सेक्शन, एनी अदर डिडक्शन अगर कोई एम्प्लॉय क्लेम करता है, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। देखिए अभी हम जनवरी मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं, होता क्या है बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, ईयर के स्टार्टिंग में एम्प्लॉय से मांग लिया जाता है कि आप हमको डिडक्शंस के क्या एस्टिमेट दे दीजिए, कितना डिडक्शंस आप क्लेम करेंगे या कितनी डिडक्शंस आप लेंगे। उसके बाद जैन, फेब एंड मार्च के अंदर उनसे इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगे जाते हैं। सो इन्वेस्टमेंट प्रूफ आप जरूर मंगवा लीजिए, जो भी डिडक्शन आप यहां पर दे रहे हैं एज ए एम्प्लॉयर, मेक श्योर कर लीजिए आपके एम्प्लॉय ने वो सारे डॉक्यूमेंटेशन वहां पर प्रोवाइड कर दी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 80C का 1,50,000 का कोई डिडक्शन है तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके पास सारे हैं या नहीं है, उसको जरूर मेक श्योर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंप्लॉयर की लायबिलिटी आती है टीडीएस डिडक्ट करने की। सो आपकी लायबिलिटी है इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स को, इन्वेस्टमेंट प्रूफ को चेक करने की। आफ्टर दैट जो एक्चुअल रेंट है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। एक्चुअल रेंट हमारा काम आता है एचआरए कैलकुलेट करने में, तो वो भी यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इनकम टैक्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हमने यहाँ पर सेग्रीगेट की हुई है। सैलरी की इन्फॉर्मेशन हमने एस्टिमेट एनुअल सैलरी यहाँ पर निकाली हुई है। नाउ लेट्स मूव टू अवर कैलकुलेटर, जो हमारा टीडीएस कैलकुलेटर है इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर डिटेल्स को फिल करना, ये बहुत सिंपल कैलकुलेटर है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये कैलकुलेटर में आपको बस इंफॉर्मेशन अपनी पुट करनी है और एक चीज जरूर अपने एम्प्लॉय से मांग लीजिएगा कि वो ओल्ड रिजीम में जाना चाहता है या न्यू रिजीम में जाना चाहता है। आपको पता होगा आज की डेट में 2 टैक्स रिजीम हो गई है हमारी। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट कम हो गए हैं बट उसमें कुछ बेनिफिट्स और कुछ डिडक्शंस आपको नहीं मिलती हैं। सो एक बार मेक श्योर कर लीजिए आपने एम्प्लॉय से जो है कंफर्म कर लिया है कि वो कौन सी स्कीम में जाना चाहता है, ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में या न्यू टैक्सेशन स्कीम में। उसके बाद हम यहाँ पर डेटा पुट करेंगे। डेटा पुट करने के लिए जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय कोड डालना है। एम्प्लॉय कोड इज ऑप्शनल थिंग, मतलब एम्प्लॉय कोड आपके पास एम्प्लॉय का है तो डाल दीजिए। कॉपी करके डेटा सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, यहां पर आकर पेस्ट एज वैल्यू करना है। पेस्ट एज वैल्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट वी। कंट्रोल ऑल्ट वी में वैल्यूज पे जाना है, इन वैल्यूज पे आपको यहां पर ओके करना है। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं, तो यहां पर वैल्यूज पे जाकर के आप ओके करेंगे। उसके बाद पैन नंबर, सो आपके एम्प्लॉय का जो भी पैन नंबर है वो आपको यहां से सेलेक्ट करना है एंड यहां पेस्ट एज वैल्यू कर लेना है। उसके बाद नेम आपको डालना है, सो यहां से कॉपी करके सारी चीजें आप पेस्ट एज वैल्यू कीजिए। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हमको यहां मिल जाएगी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन में, डेट ऑफ बर्थ ईयर। इसका फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ का आपका DDMMYYY के अंदर होना चाहिए। इसको भी पेस्ट एज वैल्यू कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ऑटोमेटिकली यहां पर जो ग्रीन सेल्स हैं, ग्रीन सेल में आपको कुछ नहीं डालना, ग्रीन सेल में ऑटोमेटिकली यहां पर आइडेंटिफाई करेगी ये यूटिलिटी कि वेदर जो आपका एम्प्लॉय है वो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है या फिर अदर। अदर का मतलब बिलो 60 है। तो देखिए जो 30 है उसके केस में अदर आ गया, जो 83 एज है वहाँ सुपर सीनियर सिटीजन, 72 के केस में सीनियर सिटीजन हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद लोकेशन आपको डालनी है, मेट्रो या नॉन मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज की अगर बात करें सो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दीज 4 आर द मेट्रो सिटीज एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा किसी सिटी में अगर आपका एम्प्लॉय स्टे करता रहता है तो वो नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर आएगा। ये आपको एम्प्लॉय से ही कंफर्म करना होता है। तो लोकेशन यहाँ पर हमने डाली हुई है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, मेट्रो सिटीज। लैंडलॉर्ड का पैन देखिए मैंने आपको बताया 1 लाख से ज्यादा है तो मैंडेटरी, अदरवाइज वो ऑप्शनल होता है। तो ये चीज आपको चेक करनी होगी। एम्प्लॉय वाइज ये वेरी भी कर सकती है कि आपको लैंडलॉर्ड के एम्प्लॉय के लैंडलॉर्ड का पैन चाहिए या नहीं चाहिए। इसको हम यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, अब आगे हमको बेसिक्स डालना है, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है। सो बेसिक सैलरी पूरे ईयर की एनुअल बेसिस पर, मंथली नहीं जाएगी। सो जो ये हमारी बेसिक सैलरी है इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं। डीए की अगर बात करें, डीए को भी सिमिलरली कॉपी करके यहाँ पर हम डीए में पेस्ट एज
वैल्यू कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है एचआरए की। तो सबसे पहले टोटल एचआरए कितना मिला है एक एम्प्लॉय को, वो हमको यहाँ पे डालना है। सो टोटल एचआरए इज दिस। इसको कॉपी करके यू कैन पेस्ट हियर। सो हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद टोटल एचआरए में से एक्चुअल रेंट कितना पे किया है एम्प्लॉय ने। एक्चुअल रेंट रिसीट्स आपको चेक करनी होती है, वेरीफाई करनी होती है। ये तो बिल्कुल फाइनल कैलकुलेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कैलकुलेशन बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो वो चीज देख लीजिएगा। एक्चुअल रेंट आप यहां से कॉपी करेंगे एंड यहां पर पेस्ट करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ग्रीन सेल्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। यहां पे अभी आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। फॉर्मूले को प्लीज बिल्कुल मत छेड़ना, ये बहुत ज्यादा, ये देखो कितना बड़ा फॉर्मूला है, काफी ज्यादा बड़ा फॉर्मूला है। फॉर्मूले को छेड़ोगे, कुछ इधर उधर करोगे, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर गलत कैलकुलेशन आपकी होती है ड्यू टू फॉर्मूला एरर। अगर आप फॉर्मूला छेड़ते हो, क्योंकि मैं इसमें कोई भी लॉक नहीं लगाने वाला हूं। अब आपको ये फ्री टू यूज में करने वाला हूं ये वाली यूटिलिटी, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला इज अप टू यू। अगर आपने एक परसेंटेज डॉट इधर का उधर कर दिया, पूरा फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा। ये देख लो कितना बड़ा फॉर्मूला यहां लगा हुआ है, देख लो आपके सामने है, और टैक्सेबल वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। सो फॉर्मूला प्लीज मत छेड़िएगा। अदर अलाउंसेस पे चलते हैं। अदर अलाउंसेस, तो एचआरए तो आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, एग्जम्प्ट और टैक्सेबल। उसके अलावा कौन कौन से अलाउंसेस है हमारे। स्पेशल अलाउंस हमारा बस एक आता है, तो स्पेशल अलाउंस को हम कॉपी करके यहाँ पर अदर अलाउंसेस में टोटल में पेस्ट कर देते हैं। और ये जो स्पेशल अलाउंस होता है ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। सो एग्जम्प्ट के अंदर आपका जीरो, अगर इसमें से कुछ एग्जम्प्ट होता है तो आप एग्जम्प्ट में डाल सकते हो, एंड जो बैलेंस बचेगा वो ऑटोमेटिकली आपका टैक्सेबल के अंदर आ जाएगा। परफेक्ट। उसके बाद कोई अरियर अगर मिला है एम्प्लॉय को, तो अरियर आप यहां मेंशन कर सकते हो। कोई इंसेंटिव, बोनस या ओवर टाइम है वो आप मेंशन कर सकते हो। सैलरी फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर, सॉरी एम्प्लॉय नहीं होगा ये, अदर एम्प्लॉयर से अगर कोई सैलरी मिली है तो वो भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। किसी दूसरे एम्प्लॉयर से हो सकता है, आपका एम्प्लॉय बीच में आया हो, पहले कहीं और जॉब करता हो इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो वहाँ से कितनी सैलरी मिली है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद कोई एडवांस सैलरी है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। एडवांस की डिडक्शन है, पीटी की डिडक्शन है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलते हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सब टोटल यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जितने ग्रीन सेल है, ग्रीन सेल में आपको कुछ नहीं करना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी निकालना एम्प्लॉयर की ही ऑब्लिगेशन होती है। तो यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वैसे हमने यहां बनाया था इनकम टैक्स के अंदर। सारे एम्प्लॉयज तो वैसे भी होता नहीं है, कुछ एम्प्लॉयज के केस में ही होता है। सो इनकम फ्रॉम लेट आउट कुछ एम्प्लॉय के केस में यहां पर हमारी आई है, और इनकम फ्रॉम ये रहा म्यूनिसिपल टैक्स इतना पे किया है, ठीक है। सो इनकम फ्रॉम, या फिर सीधा आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है की इनकम है, मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से डालनी है आपको। सो ये हम डाल देते हैं, लेट आउट से जो इनकम आई है एम्प्लॉय को ये आ गई है। म्यूनिसिपल टैक्स जो पे किया उसकी डिडक्शन भी मिलती है, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एंड उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे एम्प्लॉइज होम लोन जो है उनका होता है, और होम लोन की डिडक्शन उनको यहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन में ध्यान से डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज के केस में होता है। इंटरेस्ट पेड ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड लेट आउट प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपको बाइफर्केशन भी देना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट जो है वो पे हो रहा है। सो यहाँ से आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ से कॉपी करके एंड यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर देंगे, सारे एम्प्लॉयज़ की आ जाएगी। उसके बाद में कोई अदर सोर्स की इनकम है अगर एम्प्लॉयज़ की, तो अदर सोर्स की इनकम देख लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट होता है या कोई और इनकम होती है वो डिस्क्लोज करता है एम्प्लॉय, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। पेस्ट एज वैल्यू हो गई वो भी। उसके बाद में आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। उसके बाद दिस इज अवर डिडक्शन, ये हमारी डिडक्शन है। सो 80C से लेकर के 80C, 80D, 80G, 80TTA, 80GG, 80TTA और अदर, तो जो भी आपकी रिस्पेक्टिव डिडक्शन है, मैं एक बार यहाँ से हमने शीट उसी अकॉर्डिंग अलाइन की हुई है, आप एक एक करके यहाँ पे डालिएगा जो जो डिडक्शन है आपके एम्प्लॉय की रिस्पेक्टिवली। डिडक्शंस डालने के बाद में आपकी नेट इनकम यहाँ पर निकल के आ जाएगी। दिस इज द नेट इनकम फॉर कंप्लीट ईयर, पूरे साल की आपकी नेट इनकम जो है एक एम्प्लॉय की यहाँ पर निकल के आ जाती है। परफेक्ट। सो नेट इनकम के बाद में टैक्स पेबल भी आपका यहाँ से ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। अगर किसी का कोई टैक्स नहीं बनता तो टैक्स पेबल में जीरो आएगा, टैक्स जिसका बनता है एम्प्लॉय का वहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, मैं अगेन बोलूँगा फॉर्मूलाज को बिल्कुल मत छेड़िएगा, जो ग्रीन सेल है वो अपने आप कैलकुलेट होंगे। रिबेट आपकी आ जाएगी।
और सरचार्ज आपका यहाँ पे आ जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद में एम्प्लॉय ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, सो मैं रिकमेंड नहीं करता अपने क्लाइंट्स के लिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोले न्यू टैक्स में जाओ, बट आपको अपने एम्प्लॉय से एक बार जरूर कंफर्म करना है कि आपका एम्प्लॉय जाना चाहता है न्यू टैक्स रिजीम में या नहीं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नो ही रहता है, नो अगर है तो इसका मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अगर कहीं पर आप येस कर दोगे, फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय चाहता है येस, तो उसके केस में ये भी कैलकुलेट हो जाएगा और उसके बाद कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी आगे फर्दर। लेकिन अगर आप यहाँ पर नो ही रखेंगे, नो का मतलब ये जो ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हुई है, ये ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है, वो हमारी ठीक है और वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। और येस करेंगे तो ये न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है फिर आपकी, और उसके बाद में टोटल टैक्स पेबल जो आपका निकल के आता है वो निकल के यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड। अब यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हम जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं, तो जनवरी मंथ, अभी मैंने आपको जो हमारा केस चल रहा है, जो हमारा एग्जाम्पल है, वहां पर दिसंबर मंथ तक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। बट फॉर एग्जाम्पल आप तो टीडीएस डिडक्ट करते हुए आ रहे हो हर महीने, आप अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपने हर महीने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो वट एवर द डिडक्शन यू हैव मेड, जो भी डिडक्शन आपने की है दिसंबर तक, जनवरी की तो कैलकुलेशन अभी हम कर रहे हैं, जनवरी का टीडीएस निकाल रहे हैं, दिसंबर तक की जो भी आपकी कैलकुलेशन है, टोटल टीडीएस जितना आपने उस रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय का डिडक्ट किया है वो आपको यहां पर मेंशन करना है। हमारे केस में क्योंकि अभी तक हमने नहीं किया इसीलिए यहां पर जीरो ही हम रखेंगे, बट इसको मेक श्योर कर लीजिएगा जो टीडीएस आपने अभी तक डिडक्ट किया है टिल डेट तक, वो टोटल टीडीएस आपको यहां पर जरूर मेंशन करना है। उसके बाद बैलेंस टैक्स पेबल आपका निकल के आ जाएगा। बैलेंस मंथ में आप क्या डालेंगे, यहां पर मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। बैलेंस मंथ का मतलब है कि कितने महीने में ये टीडीएस डिडक्ट होगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में जैन, फेब एंड मार्च, ये 3 मंथ है जिसमें पूरा टीडीएस हमको डिडक्ट करना है, तो मैं यहां पर 3 मंथ करूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल चेंज करके आपको बताऊं, अगर मैं फैब मंथ की कैलकुलेशन यहां पर कर रहा हूं, फैब मंथ के अंदर टीडीएस कैलकुलेट कर रहा हूं, तो फैब में 2 मंथ बचते हैं, फैब एंड मार्च। तो उस केस में जब मैं दोबारा से कैलकुलेशन यहां पर करूंगा तो यहां पर जितना टीडीएस डिडक्ट है वो लिखूंगा, और बैलेंस मंथ में मैं 2 लिखूंगा, ओनली 3 की जगह मैं 2 कर दूंगा। वहीं पर अगर मान लीजिए अप्रैल मंथ में मैं कर रहा हूं, तो अप्रैल मंथ में पूरे 12 मंथ्स अभी बचे हुए हैं मेरे, तो यहां पर मैं 12 मेंशन करूंगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको गलत नहीं करना है। मार्च मंथ में जब आप करोगे तो यहां पे आप 1 कर दीजिए। इस तरीके से आपको यहां पर बैलेंस मंथ लिखने हैं। मंथली टीडीएस आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद मंथली सैलरी आपको यहां पर मेंशन करनी है। मंथली सैलरी आपको कहां से मिलेगी, बहुत सिंपल है। मंथली सैलरी के लिए आप जाएंगे जनवरी मंथ की कैलकुलेशन के अंदर, जनवरी मंथ में मंथली सैलरी के अंदर जो आपका टोटल पे आएगा, ये देखिए जनवरी मंथ में हम गए, जनवरी मंथ के लिए अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जैन मंथ में आप जाएंगे, जैन मंथ में जो टोटल पे है, टोटल पे को आप कॉपी कीजिए। ये मैं 1000 इंप्लॉय का यहाँ पे टीडीएस कैलकुलेट कर रहा हूँ, और टीडीएस कैलकुलेशन के बाद में अभी आपको इसका चालान प्रिपेयर करना, चालान फाइलिंग भी मैं सिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपकी मंथली सैलरी आ जाएगी एंड टीडीएस रेट आपका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान से सुनिए, अगर नेक्स्ट मंथ में यानी फैब और मार्च के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता, एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर, एम्प्लॉय कोई भी लीव नहीं लेता, सैलरी के अंदर कोई चेंज नहीं होता, तो आप यही रेट नेक्स्ट के 2 मंथ्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड आपका जो टीडीएस है वो करेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर में चेंज होता है, किसी एम्प्लॉय को इंसेंटिव मिलता है, वो लीव ले लेता है जिसकी वजह से उसकी सैलरी में डिडक्शन होता है, तो उस सिचुएशन में आपका ये रेट भी यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो आपको दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है। ये रेट अगले महीने, ये वही रेट आया है, टीडीएस रेट आप ये देख रहे होंगे लास्ट में, ये वही रेट है जिस रेट की हम बात कर रहे थे, यहां पर जो हमको सेक्शन 192(1) के अंदर बताया हुआ था, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कॉम्प्यूटेड। सो दिस इज द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स जो हमारा निकल के आया है, जो कि अब हम 3 महीने में अप्लाई करके डिडक्ट करेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स को आपको यहां से कॉपी करना है, मेन हमको बस यही निकालना था। एंड हम जो हमारी कैलकुलेशन शीट है जनवरी मंथ की, यहां पर टीडीएस रेट को पेस एज वैल्यू कर दीजिए, जो भी आपका परसेंटेज रेट है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका टीडीएस है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा, टीडीएस आपका जो भी यहाँ पर निकल के आएगा। सो टीडीएस कैलकुलेट होने के बाद जो नेट पे बचता है, वो नेट पे आपको एम्प्लॉय को जनवरी मंथ की सैलरी में पे करना है, और जो टीडीएस आपका टीडीएस का जो टोटल बनेगा, अब इसका चालान आपको पे करना होता है। सो यहाँ पे हम सम करेंगे, ये पूरी कैलकुलेशन बैकएंड पे करनी होती है, सो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक टास्क हो जाता है वो। सो हमारे यहाँ पे जो चालान बनेगा 4,28,89,098.96 का टीडीएस है,
तो काफ़ी, जब 1000 एम्प्लॉइज़ हैं बड़ा पे आउट है। एंड यहाँ पर 4,28,00,000 का जो है आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा। नाउ टीडीएस का चालान किस तरीके से आप पे करेंगे वो मैं आपको शो कर देता हूँ। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि टीडीएस की जो पेमेंट करनी होती है, टीडीएस जो पे होता है वो पेमेंट बेसिस पर होता है। तो ये जनवरी मंथ की सैलरी लेट्स अज्यूम 31 जैन को पे हो जाएगी एम्प्लॉय के अकाउंट में, 31 जैन को एम्प्लॉय के अकाउंट में पे हो जाएगी। तो जनवरी मंथ का जो टीडीएस की पेमेंट बनेगी वो 7 फैब तक, इसकी पेमेंट हमको 7 फैब तक करनी पड़ेगी। आप जाएंगे, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, एनएसडीएल से आप पे कर सकते हैं अपना टीडीएस का चालान और इनकम टैक्स पोर्टल से पे कर सकते हैं। मैं दोनों ही मेथड आपको शो कर देता हूं। एनएसडीएल से सबसे पहले हम सीख लेते हैं कैसे आप चालान की पेमेंट करेंगे। तो जो चालान नंबर 281 होता है वहां पे आप प्रोसीड करेंगे एंड यहां पे आपको कंपनी डिडक्टिव, नॉन कंपनी डिडक्टिव सेलेक्ट करना है, क्योंकि इंप्लॉइज हमारे सारे नॉन कंपनी डिडक्टिव्स होते हैं। टाइप ऑफ पेमेंट में टैक्स पेबल बाय टैक्स पेयर। 400 वाला जो होता है वो असेसमेंट का केस होता है, जब डिपार्टमेंट कोई स्क्रूटनी में आपका केस आता है या कोई असेसमेंट आपका हो रहा है उस सिचुएशन में। नॉर्मल सिनेरियो में आपको 200 ही सेलेक्ट करना होता है। नेचर ऑफ पेमेंट आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 192 या 92 आप सर्च करेंगे तो 92 के अंदर आपको जो है, सो देखिए 92 आपको यहाँ दिखेगा, 92A एंड 92B। गलत चालान मत सेलेक्ट कीजिएगा। 92A पेमेंट टू गवर्नमेंट इंप्लॉइज अदर देन यूनियन गवर्नमेंट इंप्लॉइज। सो अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं या और जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज आते हैं पीएसयूज के लिए, उसके लिए 92A वाला चालान सेलेक्ट किया जाता है। 92B अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी एक प्राइवेट कंपनी जो है जब वो पे कर रही है तो वो 92B के अंदर जो है ये वाला चालान सेलेक्ट करना होता है, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इसके बाद में नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, दो ऑप्शन होते हैं। तो जो भी आपका नेट बैंकिंग लिमिटेड होता है, एचडीएफसी बैंक आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना 10 नंबर, जो भी आपका 10 नंबर है वो 10 नंबर डालिए। असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे करेक्ट सेलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हम ये पूरा काम कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए हम ये काम कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर 23 एंड 24 हमारा रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर बनेगा। तो डोंट डू दीज काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स। यहाँ पर काफ़ी बार हो जाती हैं कि असेसमेंट ईयर गलत सेलेक्ट हो जाता है, या 10 नंबर बिल्कुल सही से डालिएगा यहाँ पर। उसके बाद में आप अपना एड्रेस यहाँ पर पुट कर सकते हैं, स्टेट, लोकेशंस, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड डालने के बाद प्रोसीड करेंगे तो आपका एचडीएफसी बैंक हमने सेलेक्ट किया, एचडीएफसी की नेट बैंकिंग ओपन हो जाती है एंड वहां से आप पेमेंट करेंगे तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा। उस चालान को ध्यान से सेव कर लीजिएगा। जब आप टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे, इसकी टीडीएस रिटर्न जो जाती है सैलरी की 24Q के अंदर जाती है, जो कि हम एक सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको इसकी टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होती है। सो उसका ध्यान रखिएगा, उसको सेव करके जरूर रख लीजिएगा चालान को फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। एंड इस तरीके से आपका कंप्लाइंस पूरा हो जाता है टीडीएस का। एम्प्लॉय को सैलरी देनी है आपको और नेक्स्ट मंथ के 7 तक आपको पे करनी है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा केस और ले लेता हूँ। काफी बार क्या होता है, जैसे जनवरी मंथ की सैलरी जो है वो फैब में पे की जाती है, तो फैब में अगर आपने सैलरी पे की है तो फैब की टीडीएस की लायबिलिटी आपको 7 मार्च तक पे करनी होती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सैलरी के ऊपर जो टीडीएस की लायबिलिटी, जो ऑब्लिगेशन आती है, वो पेमेंट बेसिस पर आती है, ना कि ड्यू के बेसिस पर। इवन दो वो जनवरी मंथ की सैलरी है, बट अगर आप उसको फैब में पे करोगे तो फैब के अंदर आपकी लायबिलिटी बनेगी, यानी फैब के लिए जो बैलेंस होता है, ड्यू होता है, वो आपको 7 मार्च तक पे करना होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा जब आप टीडीएस की वर्किंग कर रहे हैं, टीडीएस का काम कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें अभी रहती हैं, जैसे कि टीडीएस की रिटर्न रहती है, फॉर्म 24Q फाइल करना, उसके अंदर करेक्शन फाइल करना, फॉर्म 16 इंप्लॉय को इशू करना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक हायरार्की बताई थी कि किस तरीके से आपको काम करना होता है। उस हायरार्की की अगर मैं बात करूं तो देखिए, टीडीएस की हमने डायरेक्शन कर लिया, चालान हमने क्रिएट कर लिया, इसके बाद में रिटर्न फाइलिंग होगी हमारी, फॉर्म 16 इंप्लॉय को इशू होगा। और फॉर्म 16 ऑब्वियसली मार्च के बाद में जब आप टीडीएस की रिटर्न फाइल कर दोगे, 4th क्वार्टर की जब आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हो, वहां पे आपको एनेक्सर 2 फाइल करना होता है, जिसमें सैलरी की डिटेल्स जाती हैं। उसके बाद में टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के बाद में आपको फॉर्म 16 जनरेट होता है, वो फॉर्म 16 आप एम्प्लॉय को फिर इशू करते हो। इस तरीके का प्रोसेस होता है, वो मैं ग्रेजुअली आपको अपकमिंग वीडियोस में समझाऊंगा। आज का सेशन हमारा था रिलेटेड टू टीडीएस कैलकुलेशन फॉर अ स्पेसिफिक मंथ। हमने जनवरी मंथ का टीडीएस कैलकुलेट करना यहां पर सीखा, तो ध्यान रखिएगा। अब अगर मैंने आपको बता दिया, अगर सेम चीज रहती है, कांस्टेंट सारे सेम रहते हैं, तो नेक्स्ट के 2 मंथ में भी आपका टीडीएस रेट यही आएगा, टीडीएस अमाउंट यही आएगी, इतना नेट पेबल बनेगा, आपका काम चल सकता है।
अगर कोई वेरिएबल यहाँ पर आपका चेंज होता है तो आपका जो है आपकी पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको चेंज करनी पड़ेगी। ये दोनों शीट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्रीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बट आई एम अगेन रिपीटिंग, कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो आप एक बार चेक कर लीजिए कि कोई फॉर्मूला आपने इधर से उधर ना किया हो, क्योंकि मैं अब इसमें कोई भी लॉक नहीं लगाने वाला। इवन दो आई कैन पुट सम लॉक मैं लगा सकता हूं कैलकुलेशन वाली शीट में, बट वो आपके लिए कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। आप देखो जो ग्रीन वाली सेल्स हैं इस कैलकुलेटर के अंदर, ग्रीन सेल्स को बिल्कुल भी मत छेड़िएगा, बाकी सेल्स के अंदर आप अपना डेटा अकॉर्डिंगली डालिएगा। और गाइडेंस के लिए मैंने यहाँ पर नोट्स भी दिए हुए हैं सारे सेल्स के अंदर, तो नोट्स को एक बार ध्यान से पढ़िएगा और इसको यूज कीजिए। आपका जैन फेब मार्च टीडीएस डिडक्ट करने का टाइम भी आ रहा है, फ्रीली आप जो इन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।